हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सिक्योर्ड होंगे, हेल्दी होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने घर में कैद होंगे जैसे कि मैं हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल जीएस की बातें डॉक्टर अश्विन दुबे के साथ, या जीएस सॉल्यूशंस विथ अश्विन। आइए, आज वी हैव टुक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज मैंने टॉपिक लिया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेने का रीज़न भी था क्योंकि कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम अभी हाल ही में यूपीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ पर ज़रा इसको भी एक्सप्लोर कीजिए। हालांकि हिस्ट्री की सीरीज़ आपका वेट कर रही है जिसमें हम मॉडर्न से शुरू करेंगे और एंशंट मिडिवल तक जाएंगे। खैर, तो आज आपका टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने कई वीडियोस स्ट्रीमिंग की या कई जगह पर मैंने सर्च किया, तो गूगल पे भी देखा, तो बेसिक स्ट्रक्चर टाइटल डालने के बावजूद लोग केसेस जो उससे रिलेटेड है उन पे तो डिस्कशन करते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं क्या। तो मैं आज बताऊंगा कि आपको संविधान का मूल ढांचा है क्या, जिसमें आपको कुछ रटना नहीं है, इधर उधर की कोई बात नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट पे बात करना है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस मूल ढांचे से संबंधित कौन कौन से मुकदमे हैं जिनको लेकर काफ़ी पढ़ाई भी की जाती है और रिसर्च भी किया जाता है। ख़ासतौर पे इनमें जो केशवानंद भारती केस मुद्दा है, ये तो अमरत्व प्राप्त कर चुका है। चलिए, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम मूल ढांचे की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बातों को आपको याद रखना है। पहली, आर्टिकल 13 विच इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स। ये सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का। और दूसरा, आर्टिकल 368 जो अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की, यानी संसद के संवैधानिक अधिकार क्या हैं। जब इन दोनों के बीच में क्लैश होता है तो निकल के आती है बात संविधान के मूल ढांचे की। यही हमारा मेन मुद्दा है। तो आगे बढ़ते हैं, ये एकदम पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम ज़रा इस बेसिक स्ट्रक्चर के मूल ढांचे के बैकग्राउंड को देखते हैं। दरअसल ये मुद्दा निकल कर आया 1951 में, जब नेहरूइज्म भारत में चल रहा था। जैसे एक ज़माने में नरम दल गरम दल, या एक ज़माने में गांधीवाद चला है, वैसे ही नेहरूइज्म भी चला है। अपने पापा मम्मी से पूछेगा कि नेहरूवाद क्या था, तो वो बताएंगे 1951 के दशक से लेकर 64 तक नेहरूवाद भी चला है। तो ये वो ज़माना था जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे और राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे अपने सभी नेताओं में। इवन चाहे यूएनओ हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, अमेरिका हो, चाइना हो, या और भी कोई कंट्री है, नेहरू जी की धाक थी इस समय। और इसी समय नेहरू जी शुरू कर रहे थे भारत में भूमिगत सुधारों को। लेकिन भूमिगत सुधार क्यों शुरू कर रहे थे, उसका अपना रीज़न था। दरअसल जब भूमिगत सुधार शुरू ही हुए थे तो बिहार के कुछ किसान अपनी समस्याएं लेकर बिहार हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई ज़मीनें तो सरकार हड़प रही है लेकिन प्रॉपर मुआवजा नहीं दे रही है। तो नेहरू जी उस बात को तुरंत उस समय समझ गए कि अब ऐसा कोई अमेंडमेंट हमें लाना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करे कि वो सरकार के उन कामों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करे जो एसेंशियल हैं। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लैंड रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ था, भूमिगत सुधारों से। मतलब सीधा संबंध था इसका राइट टू प्रॉपर्टी से। याद रखिएगा, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और 31 का ए और बी से संबंधित था। अब सरकार लोगों से भूमि ले रही थी, बदले में मुआवजा दे रही थी, और ये सरकार ही डिसाइड कर रही थी। तो बस सीधी सी बात थी, इस अमेंडमेंट के थ्रू कई लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनकी बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो अब एक तरह की स्थिति ये थी कि एक तरफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और एक तरफ राइट टू प्रॉपर्टी था। यानी कि एक तरफ लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे और एक तरफ संपत्ति का अधिकार कैरी कर रहा था अपने आप को। तो दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति थी बस। लेकिन सरकार तो सरकार है और सरकार को हक था अमेंडमेंट करने का। तो यहाँ पर इस मुद्दे को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक्ट था, इसको चैलेंज किया शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के संवैधानिक वैधता को ही चुनौती दे दी गई कि भाई
संपत्ति का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, तो कैसे सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? बस अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति मैं आपको बता दूं, उस समय कंपेयर टू द गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सुप्रीम कंडीशन में थे, सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन उस समय उनकी तुलना में बहुत अच्छी नहीं थी। कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट है, एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये जवाहरलाल नेहरू है, इस तरह था उनका कद। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बायस होकर डिसीजन दिया और कहा कि अंडर आर्टिकल 368 संसद को पावर है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो सरकार की जीत हुई। अब यहाँ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आता है। यहाँ 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को चुनौती दी जाती है, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। याद रखिएगा, अभी आर्टिकल 31 वॉज एक्टिव, अभी ये जिंदा है, 7 मौलिक अधिकार कॉन्टिन्यू हैं, चल रहे हैं। तब जब दोबारा इसको चैलेंज किया गया, ये जो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, इसमें भी भूमिगत सुधार थे। तब यहाँ 17 साल बाद जब एक बार फिर से संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दोबारा खड़े थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी धाक जमा दी, क्योंकि अब ज़माना बदल गया था, नए नेता थे, नए जजेस थे और नया वक्त था। 21वीं सदी का वो युग था जहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू कई बार हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लगभग 17 साल बाद बदला और कहा कि अंडर आर्टिकल 368 संसद को फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो अब सरकार कहाँ चुप बैठने वाली थी भाई, सरकार ने भी अगला कदम उठाया। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में, और ये युग था इंदिरा गांधी जी का युग। इंदिरा गांधी जी का वक्त नेहरू जी से भी ज़्यादा पावरफुल बीता है, इनको आयरन लेडी कहते थे। अब इनके कद की तो बात मैं छोड़ूं, कहते हैं कि संसद में जब ये भाषण देती थी तो इनके अगेंस्ट भी बोलने में लोग डरते थे। खैर, अब इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट से एक नया संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित करवाया और 24th अमेंडमेंट के थ्रू अब संसद को यह शक्ति दिलवाई कि फंडामेंटल राइट में संसद सिर्फ संशोधन नहीं कर सकती है, बदल भी सकती है। बदलना मतलब नया फंडामेंटल राइट ला सकती है, हटा भी सकती है, और उसमें रिफॉर्म भी कर सकती है, सुधार भी कर सकती है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट के किसी पार्ट में कोई गलती है तो उसको हटा सकती है, नया जोड़ सकती है। मतलब संसद की शक्ति को और बढ़ा दिया गया। तो अब हमारे सामने 2 मुद्दे निकल कर आते हैं। एक, सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी अगर शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को देखें तो हमारे यहाँ विधायिका है जो कानून बनाती है, संसद, एग्जीक्यूटिव है जो कानून को लागू करती है, और जुडिशरी है। अब आप खुद सोचिए, अगर इनमें पावर्स का इक्वली बंटवारा नहीं होगा तो फिर उसके बाद प्रजातंत्र को ही हानि पहुँचेगी, डेमोक्रेसी को। बुरी ताकत अगर ये दोनों ले जाएंगे तो फिर जुडिशरी किस लिए है? तो फिर इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को बहुत अच्छे से संज्ञान लेने के लिए हमको समझना होगा संविधान के मूल ढांचे को। यानी अब हम आते हैं केशवानंद भारती केस में। अब केशवानंद भारती केस का बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। केशवानंद भारती केस हमारे सामने लाइमलाइट में आता है 1973 में, लेकिन अभी तो हम 1971 में थे ना, तो पहले हम 1973 से 1971 के बैकग्राउंड को देखेंगे। सबसे पहले तो जानिए केशवानंद भारती कौन थे। याद रखिएगा, ये कोई एडवोकेट नहीं थे, ये एक मठाधीश थे। केरल के एडनीर में एक शैव मठ था जो कि 9वीं सदी में शंकराचार्य के समय बना। शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। अब उसके ये मठाधीश थे, काफ़ी सम्मान था इनका। कहते हैं कि केरल के ही मठाधीश थे। इनकी पिक भी आपको दिखाता हूँ, शायद जीवन में आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रूर मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो इनको अपने जीवन में 2 से 3 बार ही देखा है। हमारे टाइम में तो नेट होता नहीं था, तो एक बार एक प्रतियोगिता दर्पण में या शायद मेरे ख्याल से क्रॉनिकल में इनकी कहीं फ़ोटो निकली थी तो देखा था। अब तो ईजिली आप गूगल से इनकी पिक निकाल सकते हैं। इनका पूरा नाम था श्री केशवानंद भारती
या श्रीमद् जगद्गुरु श्री श्री शंकराचार्य टोटकाचार्य केशवानंद भारती। सोचिए कितना लंबा नाम। मतलब कि ये अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम या अपने गुरु का नाम, अपने पिता का नाम सब कैरी करके चलते थे। ये दरअसल साउथ इंडिया की परंपरा भी रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका तो आपने देख लिया पद कितना बड़ा था, धार्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग थे। अब 1971 में हुआ दरअसल ये कि केरला में आ गई वामपंथी सरकार, जिसको लेफ्ट विंग गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इन्होंने भी नेहरू जी की तरह इंट्रोड्यूस किए लैंड रिफॉर्म्स केरला में और लैंड गिविंग प्रोसेस शुरू किया, भूमि हस्तांतरण, यानी कि भूमिहीन लोगों को भूमि देना शुरू किया, उन लोगों से लेकर जिनके पास हज़ारों एकड़ की भूमि बेकार में पड़ी थी। अब ऐसी ही कुछ स्थिति थी 1970 से केरल के एडनीर मठ की, जहाँ हज़ारों एकड़ की ज़मीन थी। तो यहाँ पर भी भूमि, स्वाभाविक सी बात है, क्वाइट नेचुरल है कि केशवानंद भारती जी इसको क्यों स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने इस मुद्दे को चुनौती दे दी केरल के हाई कोर्ट में, और केरल के हाई कोर्ट में केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट केस चला गया। पिटीशन डाली गई और यहाँ पर एक मुख्य व्यक्ति का नाम मैं लूँगा, नाना पालकीवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। नाना पालकीवाल जी ने इसकी अगुवाई की, इस पिटीशन की, और आर्टिकल 26 ACD को आधार बनाया गया। बेसिकली इसका सार था टू एडमिनिस्टर रिलीजियस प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। मतलब भारत में जो धार्मिक अधिकार हमें दिया गया है, मूल अधिकार 26, उसको अधिकार बनाया गया। मतलब हमारी धार्मिक संपत्ति है भाई, उसको आप कैसे हस्तगत कर सकते हो किसी और को। तब केशवानंद भारती जी हाई कोर्ट से ये केस हार गए। लेकिन हार गए का मतलब नहीं कि हार मान ली। अब ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बड़ा भाई चुनौतीपूर्ण मुद्दा था। लेकिन अब याद रखिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट भी टक्कर लेने की स्थिति में था गवर्नमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य हम अपने एक मुख्य मुद्दे पर आ गए। यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल्स को ध्यान में रखना था। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग प्रोसेस, 13 जुडिशियल रिव्यू, 26, 25 हमारे रिलीजियस राइट कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, फंडामेंटल राइट, 29 माइनॉरिटीज़ का अधिकार जो होता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार, और 31 तो सबसे मुख्य मुद्दा यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। इन बातों को ध्यान में रखना था। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनाई। इसमें 13 जजों को शामिल किया गया। अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। लगातार 68 दिनों तक बहस चली, लगातार। और बहस इस मुद्दे पर चली कि क्या पार्लियामेंट को असीमित अधिकार है कि वह किसी भी मुद्दे पर संशोधन ला सकती है, खास तौर पर मौलिक अधिकारों के संबंध में। डज पार्लियामेंट हैव अ पावर फॉर द अमेंडमेंट इन एनी लेवल। 13 जजों में से सिर्फ एक जज के मत के कारण ये फैसला सरकार के पक्ष में चला गया, और 7 जजों के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर देखिए मैंने बट लिखा हुआ है। यहाँ संविधान के लिए पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया गया। ये मूल ढांचा, मूल भावना क्या थी, याद रखिएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को ओवर रूल कर दिया, यानी प्रत्यादिष्ट कर दिया। इसमें इन्होंने, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 24th संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो ये क्या है? मूल संरचना, इसी को हमको समझना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, मतलब संविधान में पार्लियामेंट को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं अमेंडमेंट लाने के लिए, वो उसको संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देते हैं। मतलब ऐसा मौलिक अधिकार जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पर संसद ने ये क्लियर किया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल भावना से जुड़े हुए हैं। तो भाई संविधान की मूल भावना से कौन से मौलिक अधिकार जुड़े हैं, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड कौन करेगा? तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गेंद ज़रूर संसद के पाले में फेंकी, लेकिन यहाँ पर जब मूल ढांचे की बात आएगी तो समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। तो अंतिम हथियार सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब केशवानंद भारती केस से हमको 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैधता को बहाल रखा गया। संसद फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है, वापस ले सकती है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यहाँ ऐड कर दिया गया। मतलब मूल ढांचे को ही तो हमको समझना है ना, तो वही मूल ढांचे को हम समझेंगे कि मूल। लेकिन इससे पहले इसके आगे की घटनाओं को देख लेते हैं। आगे की घटना में एक और केस निकल कर आता है, इंदिरा नेहरू गांधी केस 73 से 1975 के बीच में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों को भी रिजेक्ट किया। दरअसल इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये विनिर्दिष्ट था, बेसिकली इसमें क्या डाला गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को रिजेक्ट किया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जो हमारा होता है, यानी पार्लियामेंट का जो स्पीकर हमारा होता है, से संबंधित जो भी चुनावी विवाद होते हैं उन सभी को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। यानी कि प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा अध्यक्ष अगर कोई चुनाव लड़ रहा है और उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो गलत बात है। तो इसको यहाँ पर सीधी सी बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई कि अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े या लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर इलेक्शन लड़े, अगर उससे रिलेटेड कोई विवाद आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर अब इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ मैंने इस इंदिरा गांधी केस का जिक्र क्यों किया। दरअसल ये इसलिए किया क्योंकि एक बार फिर से हुआ ये था कि पार्लियामेंट और जुडिशरी आमने सामने खड़े थे, तो समय समय पर ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते थे। आप खुद सोचिए, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष जो कि संविधान एक तरह से चलाने का कार्य करते हैं संसद के भीतर, अगर इनके इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट तो फिर इनसे कमज़ोर हुआ, है ना। लेकिन अब संसद ने किया इंट्रोड्यूस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे प्रीएम्बल भी जुड़ा हुआ है। यहाँ इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें संसद ने क्या किया, कह दिया कि आर्टिकल 368 के तहत देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। संसद चाहे तो कहीं भी संशोधन कर सकती है। समझ में आ रही बात? मतलब दोबारा संसद ने अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 13, यानी हमारा आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्लियामेंट का आर्टिकल 368 आमने सामने थे। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर पॉइंट, बेसिकली संसद की जो असीमित शक्ति है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद के लिए क्या कहा कि ये जो असीमित शक्ति संसद ने कहा है ना अपनी बात को, इसको कहा कि यहाँ जुडिशियल रिव्यू का तो एब्सेंस है। मतलब आप असीमित शक्ति अगर ले रहे हो और अगर उसकी समीक्षा नहीं हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो वो तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया। यहाँ तो डेमोक्रेसी पे ही आप आघात कर रहे हो। तो अल्टीमेटली सार निकल कर आता है कि अब हमको देखना है कि इतना जो भी विवाद हुआ उसमें मूल ढांचा जो है वो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में घूमता ही रहता है। अब आप इसको इस तरह से समझिए
कि एक फिल्म है, उसमें 2 हीरो हैं, पैरेलल हीरो हैं। कभी एक हीरो का नाम सुप्रीम कोर्ट है और एक का नाम संसद है। कभी संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको बैलेंस करती है, संसद को करती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर जब लास्ट बट नॉट लीस्ट सुप्रीम केस में कह दिया कि असीमित शक्ति जो है, एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू संसद की असीमित शक्ति में नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे अप्लाई करें। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको 2 चीज़ें याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ आपको याद रखना है कि संसद नो डाउट पावर रखती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हमारे यहाँ जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आ रहा था, एक कमीशन यानी आयोग की नियुक्ति कर रहा था संसद, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आयोग नियुक्त करेगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रिजेक्ट किया। अब संसद चाहती तो दोबारा अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करती। तो ये एक तरह की मूल भावना है कि संविधान की आत्मा दुखी ना हो, तो दोनों ही अपनी लिमिट्स में काम करते रहते हैं, बैलेंस व्यू अपनाते रहते हैं। जहाँ जिसको लगता है कि भाई अब यहाँ पर मूल अधिकार या संविधान की मूल भावना को नुकसान हो रहा है, तो वो अपना अपना स्टेप उठाता रहता है। अब हम देखते हैं कि दरअसल ये मूल धारणा में कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व समाये हुए हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ तो मूल भावना में आता है द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, संविधान की मूल भावना का सबसे पहला तत्व है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर ना प्रेसिडेंट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर होगा संविधान। जो संविधान में लिखित बातें हैं वो ही मान्य होंगी। हाँ, बात अलग है कि आप संशोधन करके उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दें, लेकिन जो मूल रूप से संविधान में लिखित है वो पहले माना जाएगा, सर्वोपरि माना जाएगा। दूसरी चीज़ आएगी डेमोक्रेसी, फ्री डेमोक्रेसी। फ्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, प्रजातंत्रीय समाज, पावर शेयरिंग। मतलब कि लोगों में ये मनोस्थिति होनी चाहिए कि अगर मैं किसी पद पर बैठता हूँ तो उस पद को मैं दूसरे से भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। मुझे अपनी बात कहने का हक है तो सामने वाले को भी है। अगली बात रिपब्लिक, यानी वहाँ पर रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक तत्वों, सर्वोच्च नेता जो होगा वो लोगों द्वारा ही चुना जाएगा, वहाँ के लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेपरेशन ऑफ द पावर्स के सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा, जो कि मैंने अभी कई बार डिस्कस किया। लेजिस्लेटिव के पास भी कुछ पावर होंगी, एग्जीक्यूटिव के पास भी और जुडिशरी के पास भी। देन एक चीज़ और बता देता हूँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होगा, वो वहाँ के लोगों से मिलकर बनेगा, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ भी आपके सामने डिस्क्राइब किया है। जैसे कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉलो किया हुआ है, तो संसदीय तंत्र को भी फॉलो किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मूल ढांचा अपने मूल रूप में रहेगा। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट डिसीजन देने का हक होना चाहिए। इसके 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3 तलाक का मुद्दा आपने सुना होगा, या आर्टिकल 370 को रद्द किया गया हाल ही में, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मूल ढांचा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।